Friends, I am scientist Gaurav Chaudhary and today we are discussing about electromagnetic induction. Means electromagnetic induction. What is electromagnetic induction? देखिए इसका जो नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रिकल में और साइंस के स्टूडेंट इसको बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। जब भी कभी सामने ट्रांसफार्मर आता है जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफार्मर होता है या जो घरों में खाना बनाने के लिए इंडक्शन यूज़ किया जाता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही वर्क होता है। मीन्स हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जरिए ही आ रही है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ना हो तो पावर प्लांट जो हजारों किलोमीटर दूर बना हुआ होता है उससे हमारे घर तक बिजली ना पहुंच पाए। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है तभी बिजली का ट्रांसफ़र हो पाता है, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफ़र हो पाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ये फिगर दिखाई जाती है बुक्स में। तो इसका मीनिंग क्या होता है यार? ये जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो बीच में ये पत्ती है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पत्ती है इसको बोलते हैं हम कोर, CORE, कोर। कोर मीन्स ऐसा मटेरियल, चाहे आप उसको कार्बन का ले लें, चाहे आप उसको आयरन का ले लें, चाहे आप उसको स्टील का ले लें, जो कि फ्लक्स को ट्रांसफ़र करा सके। ऐसा मटेरियल जो फ्लक्स को ट्रांसफ़र करा सके, मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। ठीक है भाई, यानी मैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ करते हैं जिसकी कोर बनाई जाती है। सिलिकॉन स्टील भी ले सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पे कॉपर का तार लपेट देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा इस कोर के ऊपर कॉपर के तार लिपटे हुए हैं। ये इस तरीके से मैं अगर लपेट दूं तो इसको ही तो वाइंडिंग बोलते हैं। कॉपर का तार लपेट देते हैं। अब इतना तो हो गया, ट्रांसफार्मर बन गया। यानी ट्रांसफार्मर का फंडा यही होता है। आगे मैं बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर कैसे होता है। जैसे ये एक मैग्नेट है, आपने देखा होगा आपके घरों में चुम्बक होती है, यानी जिसको आप चुम्बक बोलते हो उसी को इंग्लिश में मैग्नेट बोलते हैं। हर एक मैग्नेट का मैंने ये भी आपको बता रखा है कि एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, दूसरी तरफ साउथ पोल होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी मैग्नेट में केवल नॉर्थ हो या केवल साउथ हो। इन दोनों का कॉम्बाइनेशन है तभी मैग्नेट बोला जाता है। और इसी को फिजिक्स की लैंग्वेज में डाइपोल भी बोल देता है, डाइपोल या मैग्नेट। ठीक है सर। लेकिन बहुत सारे डाइपोल मिलकर एक मैग्नेट का निर्माण करते हैं। डाइपोल क्या होता है? अपोजिट चार्जेस का एक कॉम्बाइनेशन होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे डाइपोल मिलकर एक मैग्नेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब आपको मैग्नेट समझ में आ गया, कोर समझ में आ गया। ठीक, कॉपर का तार लपेट दिया वो भी समझ में आ गया। अब क्या होता है, जब भी कोई मैग्नेट लेते हैं तो मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेट की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने अंदर से इमर्ज कराती है। जब भी किसी मैग्नेट को रखते हैं कहीं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कराती है। यानी इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कराती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, दोनों तरफ। नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भागती हैं। यानी मैग्नेट का जो नॉर्थ वाला सिरा है यानी साइड है उससे साउथ वाले सिरे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भागती हैं। इसीलिए वो किसी बीच में आने वाले क्रिस्टल्स को अट्रैक्ट कर पाती है, इसलिए वो चिपक जाती है। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए के जरिए ही तो चिपक पाती है कोई मैग्नेट। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये इंडक्शन का वर्क कैसे कर देती है। अब तक इसने सिर्फ चिपकाने का वर्क किया, अब इसको इलेक्ट्रिसिटी में कैसे यूज किया जाने लगा। तो देखिए, जैसे किसी कंडक्टर के पास किसी मैग्नेट को लाते हैं तो मैग्नेट के अंदर से क्या होता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैं फिगर बना के दिखाऊं, ये कोर है, कोर पे तार लिपटा हुआ है। ठीक, तार लिपटा हुआ है। यहाँ हम लाए मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर से क्या निकली, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था। मैग्नेट के अंदर से निकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें दिखती नहीं है, लेकिन वो ऐसी फोर्स है जो अदृश्य फोर्स है लेकिन होती है, फिजिक्स में पढ़ी जाती है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली, ठीक है। अब ये ऐसे इस तरह घूम के नॉर्थ की तरफ आ रही है ना, घूम घूम के। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब किसी तार से टकराती है ना, जब किसी तार से या वायर कंडक्टर से टकराती हैं, लेकिन कॉपर का मैग्नेटिक कंडक्टर होना चाहिए, तो तार में क्या पैदा होता है, फ्लक्स पैदा होता है, यानी फाई पैदा होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं एन फाई, यानी फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज वर्ड पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में। फ्लक्स लिंकेज इसीलिए बोला गया, एन मिस
नंबर ऑफ टन्स, यानी अगर कोई कंडक्टर है, अगर इसको मैं 5 बार घुमाऊं, 5 बार इस तरीके से, तो टन्स कितनी हुई, 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न और 5वीं टर्न 5 टर्न, यानी n = 5। यानी टर्न उसी को बोला गया कि तार ने कितनी बार घुमाया, यानी कितनी बार टर्न हुआ, उसी को तो टर्न बोला गया। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हुई, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को किससे दर्शाया जाता है, फाई से, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी किस टर्न से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हुई, तो उसको बोला जाता है एन फाई। और एन फाई को या तो बोल देते हैं फ्लक्स लिंकेज, और फ्लक्स लिंकेज का ही दूसरा नाम होता है फ्लक्स कट, यानी फ्लक्स की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कंडक्टर को कितनी बार कट कर रही हैं, यानी कितनी बार टकरा रही हैं, वही तो है फ्लक्स लिंकेज। अब एन फाई होने के कारण क्या प्रोड्यूस्ड होता है, एन फाई होने के कारण इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। कुछ नहीं होता ईएमएफ इंड्यूस्ड, बहुत सरल भाषा में मैं आपको बताऊं, जैसे ही किसी तार से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टकराएंगी तो इसमें करंट का फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा, आई का फ्लो होने लग जाएगा, और आई का फ्लो होगा तो हमें टर्मिनल्स पे वी मिल जाता है, यानी आई की वजह से वी मिल जाता है। अभी मैं आपको इसी लेक्चर में ये और दिखाऊंगा कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, फ्लक्स होता है, वोल्टेज होता है, ये सब होता क्या है, ये मतलब इनकी फैमिली क्या होती है। अभी मैं पॉज करके दिखाता हूँ वीडियो को। अब आप इस फिगर में देख रहे होंगे, सबसे पहले क्या था, वोल्टेज था, वोल्टेज था। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज के ही अन्य नाम होते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इसी को बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर, यानी वोल्टेज के ही नाम है ये सारे, वोल्टेज को अन्य नामों से जान। सबसे पहले वोल्टेज होता है, वोल्टेज के बाद करंट पैदा होता है, वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स में धक्का देता है तो करंट पैदा हो जाता है, फिर उसके बाद करंट के कारण ही तो फ्लक्स पैदा होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स की जो करंट के कारण क्या होगा, तार में मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी जो तार के आसपास भागती हैं, यानी चारों तरफ, उसको बोल दिया जाता है फ्लक्स। किसी एरिया से कितनी बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, फ्लक्स के दोबारा करंट बनता है, दोबारा वोल्टेज बन जाता है। ये फैमिली है फिजिक्स की, यानी वी से क्या बनता है, आई, आई से बनता है फाई, फाई से बनता है आई, और आई से दोबारा वी बन जाता है। ये प्रोसेस है, तो ये आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है ना इलेक्ट्रिसिटी कभी ख़त्म होती है ना इसको बनाया जाता है, बस इसको ट्रांसफ़र कराया जाता है, ठीक है। बस जनरेटर घुमाओ, इलेक्ट्रॉन को भगाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, बस ये याद रखना है। अब जो होता है, अभी हमने ये समझा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वर्क क्या है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, मैग्नेट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पास करा के विद्युत ऊर्जा को पैदा करना, और उसको इंडक्शन मिस होता है, इंडक्शन मिस होता है प्रोड्यूस, यानी प्रोडक्शन, यानी उत्पादन, यानी मैग्नेट के द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है, यानी ट्रांसफर करना। तो अब आप फिगर के जरिए समझो, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है ये दो प्रकार से होता है। पहला होता है डायनेमिकली, डायनेमिकली डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी ईएमएफ का ही तो फंडा है, ईएमएफ को ही तो इंड्यूस्ड कराना है। दूसरा है स्टैटिकली, STATICALLY, यानी पहला डायनेमिकली, दूसरा स्टैटिकली। अब बात करते हैं कि स्टैटिकली और डायनेमिकली क्या होता है। जब कभी स्थिर की बात होगी, यानी जैसे ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें कुछ घूमता घामता नहीं है, बस रखा रहता है, तो उसको बोलते हैं स्टैटिकली। यानी कि जो कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहे, यानी तार रखे रहें किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो बोलते हैं स्टैटिकली। डायनेमिकली का मतलब होता है कुछ दौड़े, जैसे जनरेटर में रोटर घूमता है, आर्मेचर घूमता है, तो उसको बोलते हैं डायनेमिकली, यानी घूमने वाला डायनेमिकली, डायनेमिक पोजीशन, यानी डायनेमिक मींस घूमना, और स्टैटिकली मींस स्थिर। अभी इसमें कुछ और भी बातें होती हैं कि फ्लक्स में स्टैटिकली क्या होता है, ये बहुत डिटेल की बात है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अब थोड़ा और बता देता हूँ इसी लेक्चर में कि ये जो ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, E = -N dφ/dt, E = -N dφ/dt। N मींस नंबर ऑफ टन्स, फाई मींस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से पास हो रही हैं तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। लेकिन इसमें माइनस साइन जो आता है इसको लोग पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेंज लॉ।
लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या है यार? लेंज का नियम ही तो ईएमएफ इंड्यूस्ड की डायरेक्शन को बताता है। जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है उसकी डायरेक्शन को ही लेंज लॉ ने बताया। लेंज कहता है कि जिस फील्ड की वजह से करंट पैदा हुआ और करंट की वजह से ईएमएफ पैदा हुआ, ये पैदा हुआ ईएमएफ इसी करंट का अपोज करने लग जाता है। मीन्स जो जिसकी वजह से पैदा हुआ वो उसी का अपोज करने लग जाता है। मीन्स ये इस तारों में जो तार थे यहाँ, अभी मैंने आपको दिखाया था, यानी फील्ड की वजह से यहाँ करंट पैदा हुआ और करंट की वजह से वोल्टेज पैदा हुआ। अब ये वोल्टेज इसी करंट का अपोज करने लग जाता है। वोल्टेज कहता है मैं तुझे बढ़ने नहीं दूंगा। लेंज लॉ ने ही तो माइनस साइन से दर्शाया, नहीं अपोजिशन ही तो माइनस साइन से दर्शाया लेंज ने। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स कैसे भागे? इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भागे तो करंट ऐसे भागता है, यही अपोजिशन है। लेकिन करंट बोलता है मैं तुझे बढ़ने नहीं दूंगा। दोनों में लड़ाई होती है और इसी कारण इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती रहती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं लेंज लॉ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे पता करें कि ये फील्ड तो पता कर लिया है कि फील्ड लाइंस है। अब इसमें वोल्टेज की दिशा ये होगी या ये होगी। अब हमें पता कैसे चलेगा? वो पता चलता है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। अब राइट हैंड रूल की कुछ फिगर मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्लेमिंग का राइट हैंड का नियम क्या कहता है। अब मैंने अपने हैंड के कुछ पिक्स लिए हैं कि मैं अगर अपने हाथ को इस पोजीशन में रखूँगा, सीधे हाथ को, अगर अपनी इस फिंगर को यानी मिडिल फिंगर को ऊपर रखूँगा, फोर फिंगर क्या होती है? जो चेतावनी देने वाली उंगली होती है, जो अंगूठे के सही दूसरी उंगली होती है। अंगूठे के बाद जो उंगली आती है उसको बोलते हैं फोर फिंगर, यानी फोर फिंगर। और उसके बाद वाली चेतावनी वाली उंगली के चैलेंज फिंगर के बाद जो फिंगर आती है उसको बोलते हैं मिडिल फिंगर, और इसको बोलते हैं थंब। अगर मैं इस थंब को इस डायरेक्शन में रखूं, फोर फिंगर को इसमें रखूं, मिडिल फिंगर को इस डायरेक्शन में रखूं, तो एक ट्रिक होती है FPI, यानी FPI यानी एफ से जो हमारा थंब है, थंब से स्टार्ट करिए, थंब दर्शाता है एफ को, उसके बाद कौन सी फिंगर आती है? ये P मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, यानी F से फोर्स, P मैग्नेटिक फील्ड, और I से करंट, यानी FPI। कभी अपने हाथ पे लिख के देखना, अंगूठे पे F लिखो, चैलेंज फिंगर पे P लिखना और उससे सही दूसरी फिंगर पे I लिख देना, तो ये दर्शाते हैं FPI, यानी फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। अब अपने हाथ को किसी भी कंडक्टर से रख के देखना, सपोज दैट कोई तार है, ये तार है, ठीक है। तार में आप देखोगे, क्या देखोगे? करंट आपने इस दिशा से इस दिशा में दिया, यानी इस दिशा से इस दिशा में दिया, करंट की डायरेक्शन हो गई ये। तो आपकी कौन सी फिंगर करंट को दर्शाती है? आपकी जो मिडिल फिंगर है वो करंट को दर्शाती है। यानी कि सपोज दैट ये अंगूठा हो गया, इसके बाद चैलेंज फिंगर, और ये होगी आपकी मिडिल फिंगर, यानी ये हाथ है, तो इसमें थंब, चैलेंज फिंगर और मिडिल फिंगर। तो ये जो फिंगर है, ये किसको दर्शा रही है? मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को। तो करंट की डायरेक्शन इसमें दे दीजिए। जब करंट की डायरेक्शन यहाँ आएगी इस दिशा में, तो ऑब्वियसली बात है करंट इधर जा रहा है तो फील्ड अंदर की तरफ होगा, फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। तो इस करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखिए मैंने ये वाला लिया है, यानी करंट की डायरेक्शन